क्या आपने कभी सोचा है कि आज एक बर्गर की कीमत 2024 में $20 में क्यों है, जबकि 2020 में ये सिर्फ $2 था? या फिर मूवी टिकट जो 2020 में $5 था, अब $10 से ज्यादा क्यों है? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक फिनोमिनन है जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और आज इनर अल्केमिस्ट हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन एक्चुअली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये तब होता है जब चीजों की प्राइसेस समय के साथ बढ़ती जाती हैं, जिससे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। सोचिए, 1970s में कॉफी का एक कप सिर्फ 25 सेंट्स में मिलता था। आज वही कप आपको $3-4 में मिलेगा। ये इन्फ्लेशन की पावर है। लेकिन इन्फ्लेशन होता क्यों है? इसके 4 मेन कॉजेज हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब लोग किसी चीज को ज्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन सप्लाई कम है तो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, जैसे पैंडेमिक के दौरान टॉयलेट पेपर की डिमांड बढ़ गई थी। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती हैं तो कंपनीज अपनी प्राइसेस बढ़ा देती हैं। तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जो एक विशियस साइकिल बनाता है। हायर प्राइसेस की वजह से वर्कर्स हायर वेजेस मांगते हैं, फिर कंपनीज अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए प्राइसेस और बढ़ा देती हैं। और चौथा कारण है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी का होना। अब सवाल यह है कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई का यूज करते हैं। ये एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइस चेंजेस को ट्रैक करता है। अगर सीपीआई में 3% की इंक्रीज है, मतलब ओवरऑल प्राइसेस 3% बढ़ गई हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, लो सीपीआई का मतलब ये नहीं कि प्राइसेस स्लोली बढ़ रही हैं। कभी कभी एसेंशियल आइटम्स की प्राइसेस तेजी से बढ़ती हैं, जबकि सीपीआई स्टेबल रहता है। अब यहां इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है, थोड़ी सी इन्फ्लेशन एक्चुअली हेल्दी होती है। सेंट्रल बैंक्स यूजुअली 2 to 3% एनुअल इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। ये इकोनॉमी को एनकरेज करती है कि लोग स्पेंड करें और इन्वेस्ट करें। लेकिन डिफ्लेशन यानी प्राइसेस का गिरना बहुत डेंजरस हो सकता है। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान डिफ्लेशन ने इकोनॉमी को डेवस्टेट कर दिया था। कंपनीज को वेजेस कट करने पड़े थे और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया था। दूसरी एक्सट्रीम है हाइपर इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब प्राइसेस हर महीने 50% से ज्यादा बढ़ती हैं। वेनेजुएला में ये सिचुएशन इतनी बैड हो गई थी कि लोग अपना पैसा सड़कों पर फेंक रहे थे क्योंकि वो वर्थलेस हो गया था। करेंसी से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं? सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट करते हैं। जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो वे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं ताकि बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाए और स्पेंडिंग कम हो जाए। करंटली भारत में आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर सेट किया है दिसंबर 2025 में। गवर्नमेंट भी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू टैक्सेस और स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है। हालांकि टैक्सेस बढ़ाना ईजियर होता है घटाने से। अब पर्सनल लेवल पर देखते हैं। ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। मान लीजिए टोनी ने 2014 में $1000 सेविंग्स अकाउंट में रखे थे 1% इंटरेस्ट के साथ। 10 इयर्स बाद उसके पास $1104 हैं, लेकिन 2% एनुअल इन्फ्लेशन के साथ उसके $1000 की परचेजिंग पावर अब सिर्फ $900 के बराबर है। इसके अपोजिट बॉब ने एप्पल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और 25% एनुअल रिटर्न के साथ $10,000 बनाए। जैक ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और 6% रिटर्न के साथ $1,800 बनाए। ये डिफरेंस दिखाता है कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के ग्लोबल सिनारियो में ओईसीडी कंट्रीज में एवरेज इन्फ्लेशन 4.2% प्रोजेक्टेड है 2025 के लिए। इंडिया में सीपीआई इन्फ्लेशन 4% के अराउंड एक्सपेक्टेड है। ये ट्रेंड्स शो करते हैं कि इन्फ्लेशन एक नेचुरल पार्ट है इकोनॉमी का, जो वेरियस फैक्टर से ड्रिवन होती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज तक। प्रोटेक्शन के लिए आप स्टॉक्स, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसीज या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कभी भी किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट ना करें जिसे आप समझते नहीं हैं। कॉन्टिन्यूस लर्निंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ही आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन एक रियलिटी है जिससे हम एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे अंडरस्टैंड करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। ये जर्नी है नॉलेज की, जहां हर स्टेप आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनाता है।